So next to angle of contact, let us see what is called free surface. Free surface, बस नाम जानना जरूरी है। फ्री सरफेस क्या है? सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड which is in direct contact with air is called free surface. Free surface of the liquid. Free surface of liquid. कितना सिंपल डेफिनेशन है। कोई आपको नहीं पूछेगा कि बताओ डिफाइन व्हाट इज फ्री सरफेस, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हेन आई विल यूज दिस टर्म फ्री सरफेस, उसका मतलब क्या हुआ? लिक्विड का वो सरफेस जो एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। सपोज हम कहेंगे हियर इज ए बीकर and say in this beaker, say the radius is r and here is some water. So what is the free surface area? The free surface area is the surface area here. The surface area here. तो ये surface area कितना हो गया? चलो फ्री सरफेस एरिया को S लिखते हैं। तो फ्री सरफेस एरिया क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो एक दूसरा केस लेते हैं। Suppose here is a spherical drop of liquid, तो क्या कहेंगे इसको? लिक्विड ड्रॉप, मतलब लिक्विड अंदर भरा हुआ है, ड्रॉप ऑफ लिक्विड। चलो इसका रेडियस r है, तो फ्री सरफेस एरिया क्या कहेंगे? स्फीयर का बाहर वाला सरफेस एरिया कितना है? स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। If I go for suppose I go for a spherical bubble, I say it is a bubble of radius r, ये है बबल। इसके केस में फ्री सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? जो एरिया एयर के साथ कांटेक्ट में, इसका बाहर वाला एरिया भी एयर के साथ कांटेक्ट में, अंदर वाला एरिया भी एयर के साथ कांटेक्ट में। तो आप क्या कहोगे? बाहर का 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर का 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों मिला के हो गया 8 पाई आर स्क्वायर। ये बबल कहाँ है? बबल इन एयर, ऐसा सोचो, द बबल इज इन एयर। वह बबल हवा में उड़ रहा है, तो इसके अंदर बाहर दोनों तरफ हुआ क्या? एयर, तो दोनों फ्री सरफेस हो गए। फ्री सरफेस एरिया हो गया अंदर का 4 पाई आर स्क्वायर, बाहर का 4 पाई आर स्क्वायर, मिलके 8 पाई आर स्क्वायर। मान लो किसी पानी के बीकर के अंदर एक बबल है, तो उसका एक ही फ्री सरफेस रहेगा, अंदर वाला फ्री सरफेस, बाहर वाला तो पानी के साथ कांटेक्ट में। चलो अगर इतना समझ में आया तो बताओ, सपोज हियर इज ए रिंग, say this ring has got a film, a soap film, a thin film is there in a ring, say ring is of radius r। क्या आप में से कोई बता सकता है what will be the free surface area? है कोई बताने वाला? what will be free surface area here? कितना होगा? फ्री सरफेस एरिया, डार्क सरफेस एरिया which is in contact with air। रिंग को सोप सॉल्यूशन में डुबा के निकालो, उसमें पानी का एक फिल्म मिल जाएगा। कितना फ्री सरफेस एरिया है? ऊपर वाला एयर के साथ कांटेक्ट में, नीचे वाला भी तो एयर के साथ कांटेक्ट में, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मिलके हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फ्री सरफेस एरिया। अब देखो कि पूरा का पूरा सरफेस टेंशन चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल आएंगे, कोई भी न्यूमेरिकल में अगर आप फ्री सरफेस एरिया को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि फ्री सरफेस एरिया ऐसा है, सेट ऐसा है, तो 80% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व।
surface tension related, 80% problem is related to the surface area, free surface area, उसका शेप, ये सारा चीज के ऊपर आएगा। ठीक है, तो हम लोग एक नए टर्म अभी देख लिए, दैट यू कैन कॉल एज फ्री सरफेस एरिया। नाउ फ्री सरफेस के बारे में देख लिए, तो इसको चलो हम पॉइंट नंबर 1 नाम देते हैं, कॉल इट पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 सीधे यहां पे देते हैं, पॉइंट नंबर 1, ये फ्री सरफेस ही पॉइंट नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 2, अब क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारा लिक्विड मॉलिक्यूल्स है उनके आपस में एक फोर्स रहता है, आपस में एक फोर्स रहता है। द म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, दे अट्रैक्ट ईच अदर विद कोहेसिव फोर्स। अब सोचो कि कोई लिक्विड है, इसके अंदर कोई अगर एक लिक्विड पार्टिकल है, then that liquid particle is being attracted by all other liquid particles around। ये सारे पार्टिकल इसको खींच रहे हैं ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। मैं अंदर वाले पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो अंदर में जो पार्टिकल है उसके ऊपर चारों तरफ फोर्स आने के कारण नेट फोर्स बन जाता है 0। नेट फोर्स 0 होने के कारण नाउ इट इज फ्री टू मूव। किसी तरह से अगर थोड़ा सा आप ऐसे वाइब्रेट करके छोड़ दिए तो चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, बिकॉज नेट फोर्स इज 0। गेटिंग? सो द नेट कोहेसिव फोर्स ऑन ए पार्टिकल इनसाइड द लिक्विड इज 0, बट थिंक ऑफ ए पार्टिकल समवेयर हियर। अब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं है क्योंकि उसके चारों तरफ पार्टिकल्स नहीं है। तो जो फ्री सरफेस में जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और सब एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ऑल अट्रैक्टिंग ईच अदर, सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इधर वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटेनर के साथ चिपके हुए हैं बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्स। तो क्या हो रहा है, ये सारा जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच के पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों जो है, ये दोनों एंड पार्टिकल्स वो जो है सरफेस एरिया को एडहेसिव फोर्स से पकड़ लिए हैं, जो कंटेनर की सरफेस को एडहेसिव फोर्स से पकड़ लिए। तो एक खींचाता नहीं चल रहा है, खींचाता नहीं चल रहा है, ये सब हरदम एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो अगर मौका मिलेगा तो सारे बहुत ही पास आ जाएंगे। ठीक है, तो सोचो कि अगर किसी तरह से इधर से काट दिया जाए इनका लिंक, तो ये सारे समेट के छोटा बन जाने की कोशिश करेंगे। तो फ्री सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स है ड्यू टू म्यूचुअल कोहेसिव फोर्स they are attracting each other, that's why they are always trying to contract the free surface, free surface को contract करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा समझा के लिखे इसको, क्या लिखेंगे, due to cohesive force the molecules at free surface attract each other therefore the free surface behaves as a stretched membrane and tries to contract तो फ्री सरफेस हरदम कंट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। कोई स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, कोई पर्दा है जिसको चारों तरफ से, रबर का पर्दा चारों तरफ से खींच के रखे, मतलब क्या हाल है, वो हरदम छोटा होने की कोशिश करेगा। जब भी मौका मिलेगा इट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना। सो इस फ्री सरफेस बिहेव्स एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट। दिस प्रॉपर्टी of free surface of a liquid, surface of a
liquid is called surface tension. Surface tension. So you are producing a tension at the surface. You are producing a tension at the surface. मान लो कि कोई रबर का स्क्रीन है, उसको चारों तरफ से, मान लो कि ये कोई रबर का स्क्रीन है, इसको बहुत सारे लोग चारों तरफ से पकड़ के खींच रहे हैं। अब रबर का स्क्रीन बड़ा हो गया, अब क्या हुआ, स्क्रीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में आपस में क्या स्टेटस है? स्टेटस ये है कि वो हरदम कंट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर ये लोग छोड़ देंगे ये तुरंत छोटा हो जाएगा। बिहेविंग एज ए मेम्ब्रेन, एक पर्दा जैसे बिहेव करने लगा है कि नहीं? पर्दा जैसे बिहेव करने लगा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये पर्दा जैसे बिहेव करने की लगा है, मतलब क्या होगा, आप कुछ ऐसे सोचो कि मान लो हम लोग 10 बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए हैं। वी आर 10% स्टैंडिंग इन ए सिंगल लाइन, और एंड पर्सन जो है वो दीवार में कोई हुक लगा है उसको पकड़ लिए, ठीक है। अब 10 लोग खड़े हैं, इधर जो फास्ट आदमी है वो वाल में हुक को पकड़ लिया है, इधर जो फास्ट लास्ट आदमी है वो भी एक हुक को पकड़ लिया है, बाकी सारे एक दूसरे को पकड़ के रखे, सब एक दूसरे को खींच रहे हैं बाय म्यूचुअल अट्रैक्शन। लेकिन लाइन छोटा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? दोनों एंड से फिक्स हो गया तो लाइन छोटा नहीं हो सकता। अब हम जोर से खींच रहे हैं एक दूसरे को कि धीरे से खींच रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ तो उतना ही रहेगा। लेकिन जोर से खींच रहे हैं कि धीरे से खींच रहे हैं, कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? अगर मान लो हम लोग ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हैं, आप पीछे से आए, हम में से किसी एक को एक धक्का दिए, अगर एक धक्का दिए पता चला वो अकेला बाहर निकल गया, बाकी ग्रुप वहीं पे खड़ा है, मतलब वो जोर से नहीं खींच रहे थे एक दूसरे को। अगर सारे एक दूसरे को जोर से खींच रहे होंगे, आप पीछे से धक्का दोगे, लाइन तो पूरा टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि सारे खींचे जाएंगे आगे की तरफ, बिकॉज दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। जब सारे एक दूसरे का हाथ को जोर से पकड़ के खींच रहे हैं, आप किसी एक को खींच लोगे तो सारे खींचे जाएंगे। एक दूसरे को धीरे से पकड़ के खींच रहे हैं, किसी एक को खींचोगे तो वही निकल जाएगा, बाकी वही रुक जाएगा। Are you getting? That is what I am trying to tell. ये हो गया फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। सपोज जैसे बीकर का ऊपर वाला फ्री सरफेस। अब अगर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जोर से खींच के रखे हैं, एंड मॉलिक्यूल्स बीकर के साथ कनेक्टेड है, तो इनमें से अगर किसी एक मॉलिक्यूल को हम प्रेस करने की कोशिश करेंगे, वो अकेला नहीं जाएगा, पूरे को लेके जाएगा, पूरा का पूरा डूब जाएगा। हाँ, ये बहुत छोटा होता है जो दिखता नहीं है, लेकिन पूरा का स्क्रीन दबेगा, छोड़ दो फिर से वापस आएगा। ये पूरा का पूरा स्क्रीन जो नीचे दब गया था वो फिर से वापस आएगा। दैट मींस कैसे, देखो ये लेंथ, अब जैसे हम इसको दोनों को इस पॉइंट को जोर से पुश किए नीचे, थोड़ा सा पुश किए, तो ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स हैज इंक्रीज्ड। अभी छोड़ दोगे फिर से वो आप म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण फिर से पोजीशन 1 पे वापस आ जाएंगे। दैट मींस इट इज बिहेविंग एज ए स्क्रीन। कोई चींटी इसके ऊपर जा सकता है चलते चलते, आप ये नहीं कहोगे कि चींटी तैर रहा है, चींटी फ्लोट कर रहा है। तैरने के लिए क्या होता है, यू हैव टू फ्लोट करने के लिए क्या चाहिए, ए पार्ट ऑफ द सॉलिड should be inside the liquid and there will be an obstruct which will counterbalance the weight. चींटी जब चल रहा है उसका कोई भी हिस्सा पानी के अंदर नहीं है, कोई मच्छर इसके ऊपर बैठा है उसका कोई भी हिस्सा पानी के अंदर नहीं है, तो आप कहोगे they are not floating, they are not swimming, they are walking on the surface। जैसे हम जमीन पे चल रहे हैं वो लोग उस स्क्रीन पे चल रहे हैं। तो सरफेस टेंशन वाले चीजों को थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करो। तो क्या देखे, ये जो फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और उन्हीं के चलते ये जो फ्री सरफेस है एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसे बिहेव करता है, हरदम कंट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। यही प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। क्या एग्जांपल्स ले सकते हैं? एग्जांपल में आप कहोगे ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन insects can work
sheet on liquid surfaces. Liquid surface. दूसरा हुआ, आप बबल्स देखे होंगे, बबल में कभी आप कोई एक शार्प एज वाला बबल देखे हो? कोई बबल है जिसका एक कोना ऐसे शार्प में निकला है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल अगर इसको खींच रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स ऐसे आएगा, ऐसे आएगा तो शेप इसका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? नो बबल, नो बबल ever has any sharp edge. कोई बबल का कभी कोई शार्प एज होता नहीं है। एनी ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल यू सी इट इज ऑल स्फेरिकल, उसमें कोई शार्प एज नहीं है। पता चला कहीं एक लिक्विड ड्रॉप पड़ा है, दिखने में ऐसे दिख रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ईच मॉलिक्यूल विल बी अट्रैक्टेड बाय ईच अदर मॉलिक्यूल, तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स इधर को होगा, शेप ऐसा हो जाएगा, इधर का शेप ऐसा हो जाएगा। देखो, आप क्यूबिकल बनाना चाहे और ये स्फेरिकल बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये हुआ एग्जांपल सरफेस टेंशन का। ठीक है, नोट पॉइंट नंबर 3। अब थोड़ा समझो, आई एम ट्राइंग टू गिव यू ए केस। सपोजिंग हम कहेंगे ये ऐसा शेप का कोई एक वायर है, ये वायर ऑफ दिस शेप, ठीक है, वायर को बेंड करके ऐसा शेप कर दिए। इसके ऊपर ये कोई एक दूसरा वायर है जिसको हम इसके ऊपर स्लाइड करवा सकते हैं। ठीक है, मैं क्या किया, ये अरेंजमेंट को लेके किसी सोप सॉल्यूशन में डुबा दिया। साबुन का पानी में मिला के, डिटर्जेंट मिला के रखे थे, उसमें डुबा दिया, डुबा के बाहर निकाला तो मुझे यहाँ पर कुछ लिक्विड चिपके हुए मिलेंगे, है ना। अब अगर मैं ये जो स्टिक है AB, इसको धीरे से ऐसे मूव करवाता हूं, धीरे 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 धीरे, मान लो A' B' तक ले आया, तो आप देखोगे यहां पर एक फिल्म बन गया है। नाउ दिस इज ए फिल्म। अगर हम कहेंगे कि ये लेंथ है L और ये लेंथ है D, चलो इसको D1 L1 L2 कहते हैं, और L इसको D1 इसको D2 कहते हैं, क्योंकि L किसी दूसरी जगह यूज करने वाला हूं। तो ये वंडरफुल की क्वेश्चन था। हम ये ऐसा शेप टाइप वायर लिए, यहाँ पर एक मूवेबल स्टिक था, लिक्विड ले लिए यहाँ पर सोप सॉल्यूशन, इसको धीरे से खींच के फिल्म बना दिए, तो यहाँ पर एक फिल्म बन गया। क्या बता सकते हो व्हाट इज द फ्री सरफेस एरिया नाउ? फ्री सरफेस एरिया इज दैट सरफेस एरिया व्हिच इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एयर। ऊपर वाला सरफेस एरिया और पीछे वाला सरफेस एरिया दोनों है। ऊपर वाला कितना है D1 D2, पीछे वाला D1 D2, सो 2D1 D2 इज द फ्री सरफेस एरिया। लेकिन ये निकालना मेरा मकसद नहीं था। अब मैं ये स्टिक को यहां तक लेने के बाद इसको यहां से छोड़ देता हूं, तो ये सरफेस तो कंट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, लेकिन ये वायर को भी खींचेगा, लेकिन मूव तो नहीं कर पाएगा, बेंड नहीं कर पाएगा, लेकिन इसको खींचेगा। जैसे आप यहां से छोड़ दोगे, देखो ये धीरे 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 फिर से वापस आ रहा है, इट्स कमिंग बैक। दैट इज द सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी। अभी मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर एक पतला सा थ्रेड, लाइट थ्रेड ऑफ लेंथ L लेके, कोई लाइट थ्रेड ऑफ लेंथ L लेके इसके ऊपर रखता हूं एक थ्रेड। एक थ्रेड इसके ऊपर रख दिया, तो थ्रेड तो इसके ऊपर रहेगा ही, the thread will remain at rest। ये थ्रेड क्यों रेस्ट में रहा? क्योंकि स्क्रीन के ऊपर रखा है, इसलिए रेस्ट में रहा। अब इसके साथ कुछ लिक्विड पार्टिकल चिपक जाएंगे ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, इधर भी इधर भी इधर भी हर जगह चिपक जाएंगे, और वो लिक्विड पार्टिकल को दूसरे लिक्विड पार्टिकल खींचने लगेंगे बाय कोहेसिव फोर्स। तो इधर कोई फोर्स आया, इधर से भी फोर्स आया, और नेट फोर्स 0 हुआ, और ये मूव नहीं कर रहा,
इधर को जितना फोर्स है इधर को उतना ही फोर्स है। ध्यान से समझ लेना, सरफेस टेंशन फॉर्मूला जानने से कुछ नहीं काम बनेगा, चीजों को समझोगे तो न्यूमेरिकल कर पाओगे। आई रिपीट, I kept a thread here. Some of the liquid particles stick to it due to adhesive force. Other liquid particles pull those liquid particles by cohesive force. अब ये थ्रेड जो आप रखे इसे बना के फ्री सरफेस उसके ऊपर रेस्ट में है, रेस्ट में है तो एक फोर्स से बोल के कैसे पता करेंगे? पता करेंगे अगर आप यहाँ पर जो फिल्म था उस फिल्म को प्रिक कर देते हो, तोड़ देते हो, तोड़ दोगे तो क्या होगा? क्या ऑब्जर्व करोगे? ये फोर्स बाकी रहेगा, ये फोर्स गायब हो गया। जैसे ये फोर्स गायब हो गया आप देखोगे ये थ्रेड सड़क से इधर आ जाए, अगर इधर से तोड़ देंगे इधर आ जाएगा, मतलब देयर इज सम फोर्स, दोनों तरफ से खींच के रखे हैं, है ना। जैसे हम शुरू में बोल रहे थे 10 आदमी ऐसे खड़े हैं हाथ पकड़ के एक दूसरे का, अगर एक का हाथ छोड़ दिए एक लिंक को हम लोग डिसलिंक कर दिए, अगर सब अपनी अपनी जगह रहे, मतलब ऐसे ही खड़े थे, कोई फोर्स नहीं था, अगर वहीं पे ही खड़े एक दूसरे को जोर से खींच रहे हैं, लाइन का लेंथ तो उतना ही रहेगा बिकॉज एंड पर्सन्स आर फिक्स्ड। पता कैसे चलेगा एक दूसरे को जोर से खींच रहे हैं? किसी एक का हाथ छोड़ दो और पूरा लाइन इधर को गिर जाता है, उधर वाला लाइन उधर को गिर जाता है, मतलब देयर वाज सम फोर्स, है कि नहीं? एग्जैक्टली दैट वे। अगर हम इसको प्रिक कर दिए, सोचो हमको ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में, जैसे फ्रिक्शन में हम लोग करते थे, स्मूथ होता तो कैसे फिसलता, उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन है, ऐसे ही प्रिक कर दिए, ये गिरेगा इधर को प्रिक कर दिए, कोई जलता हुआ अगरबत्ती लेके लगा दो, पता चला ये इधर को भाग जाएगा, इधर टच करवाओ इधर को भाग जाएगा, मतलब देयर इज सम फोर्स। सपोज आई कंसीडर एल लेंथ ऑफ द लिक्विड, ये लेंथ कितना है? एल लेंथ ऑफ द थ्रेड। एल लेंथ थ्रेड के ऊपर एक तरफ को फोर्स अगर F आ रहा है, नेट फोर्स क्या आ रहा है? 0। एक तरफ को कितना आ रहा है? वन साइड को कितना फोर्स आ रहा है? F आ रहा है, तो व्हाट इज द टेंशन एट द सरफेस? फोर्स पर यूनिट लेंथ F by L। समझ में आया? तो सरफेस टेंशन का डेफिनेशन लिखते हैं न्यूमेरिकल, ये तो प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन कैसे कहेंगे? सरफेस टेंशन at the free surface of a liquid is defined as the force per unit length, force per unit length acting on any imaginary line at the free surface। स्टेटमेंट देख के समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, बट थ्रू एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड। इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन one side on any imaginary line at the free surface। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। Surface tension at the free surface of a liquid is defined as the force per unit length acting on force per unit length थोड़ा गड़बड़ हो गया स्टेटमेंट में, acting on one side प्रियंका नायक बंद करो माइक्रोफोन। एक्टिंग ऑन वन साइड ऑफ डिफाइन द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन वन साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज को याद रखना। क्या? फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन वन साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? सरफेस टेंशन को हम लोग T से डिनोट करेंगे, कहेंगे T
T is equal to F by L, ठीक है, where what is F? F is force acting on one side of length L, लेंथ L का एक तरफ को कितना फोर्स खींच रहा है, ठीक है, एक तरफ को कितना फोर्स खींच रहा है उसको हम कहेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक छोटा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एग्जाम में आता है, सारा एग्जाम में आता है और कंपल्सरी आता है, लेकिन जेई में जब आता है उसका रंग रूप इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ फंडामेंटल्स, ठीक है, जबकि सबसे इजी क्वेश्चन होता है। तो सरफेस टेंशन क्या हुआ, अगर एल लेंथ के ऊपर एक तरफ को फोर्स F आ रहा है तो व्हाट इज द टेंशन इन द सरफेस, F बाय L। तो यूनिट क्या बन गया, यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर, लेकिन इस यूनिट में हम कभी नहीं लिखते बिकॉज द फोर्स इज वेरी स्मॉल, वी ऑलवेज एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ डाइन्स पर सेंटीमीटर। For water, surface tension is 72 dynes per centimeter. Suppose 72 dynes means what a small force, 1 न्यूटन, जो कि एक 100 ग्राम वाला मास का 100 ग्राम मास का वेट होता है 1 न्यूटन, 100 ग्राम मास का वेट होता है 1 न्यूटन। 100 ग्राम का वेट कितना है देखो, होता है 1 न्यूटन, और 10 to the power 5 डाइन्स में होता है 1 न्यूटन, मतलब 1 डाइन इज सच ए स्मॉल फोर्स। 100 ग्राम वाला कोई मास का जो वेट है दैट डिवाइडेड बाय 10 to the power 5 विल गिव यू 1 डाइन, मतलब व्हाट ए स्मॉल फोर्स, और 72 डाइन्स पर सेंटीमीटर होता है सरफेस टेंशन। मतलब पानी के फ्री सरफेस पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे 1 सेंटीमीटर का तो देखोगे कि उसको एक तरफ को फोर्स आ रहा है कितना, 72 डाइन्स, दूसरी तरफ वही आ रहा है, नेट फोर्स 0 है, लेकिन एक तरफ को फोर्स आ रहा है ओनली 72 डाइन्स। 1 सेंटीमीटर लेंथ में फोर्स आएगा 72 डाइन्स। तो फॉर वाटर सरफेस टेंशन इज 72 डाइन्स पर सेंटीमीटर। यू हैव टू रिमेंबर दिस डाटा। तो ये डाटा को फिर से थोड़ा उल्टा पुल्टा करके लिखते हैं। पॉइंट नंबर 4 में अगर T इक्वल टू FL हुआ, F/L हुआ तो F क्या हो गया, T इंटू L। क्या मतलब बनता है इसका, मतलब ये हुआ एवरी थ्री सरफेस pulls every length L on it by a force F is equal to TL to one side। ध्यान रहे, every free surface will exhibit surface tension। हर एक फ्री सरफेस क्या करेगा, वो हर एक लेंथ L को खींचेगा विथ ए फोर्स TL। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। थोड़ा चेक कर लेते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा केस रिपीट कर देता हूं। सपोज एक पुराने वाला एक्सपेरिमेंट को हम लोग रिपीट करते हैं। यहाँ पर कोई एक बेंट वायर था, यहाँ पर एक मूवेबल वायर था, मूवेबल वायर ए भी था उसका नाम। यहाँ पर हम कोई सोप सॉल्यूशन ले लिए और इसको अभी खींच के यहाँ तक ले आए। अब क्या हुआ, ए डैश बी डैश पे आ चुका है। सपोज हम कहेंगे ये लेंथ L है और ऊपर वाला जो फ्री सरफेस है वो इसको अभी खींचेगा और नीचे वाला फ्री सरफेस है वो भी तो खींचेगा, दोनों खींचेंगे। एवरी फ्री सरफेस इज ट्राइंग टू कंट्रैक्ट। ऊपर वाला फ्री सरफेस भी कंट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसका पीछे जो फ्री सरफेस है वो भी कंट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर वाला फ्री सरफेस ये लेंथ L को कितना जोर से खींचेगा, TL में, नीचे वाला TL में। तो क्या कहोगे, नेट फोर्स, एग्जांपल में देखेंगे, नेट फोर्स A dash B dash is equal to how much it will be, 2TL। ये B dash है, ये A dash है, ठीक है। तो इसको कितना जोर से खींच रहा है,
विथ ए फोर्स 2TL। ये आपको समझ में आना चाहिए। हर एक फ्री सरफेस कंट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर दो फ्री सरफेस है, ऊपर वाला फ्री सरफेस, नीचे वाला फ्री सरफेस। ऊपर वाला फ्री सरफेस भी खींचने की कोशिश कर रहा है, नीचे वाला फ्री सरफेस भी खींचने की कोशिश कर रहा है। तो कितना फोर्स में खींचेगा? 2TL। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर फ्री सरफेस नहीं है, एयर है, इधर को कोई फोर्स नहीं है, तो ये मूव करने लगेगा। लेकिन अगर हम ऐसे कोई एक थ्रेड रख देते हैं, इसके ऊपर सरफेस टेंशन फोर्स इधर को भी है, इधर को भी है, ये मूव नहीं करेगा। अभी ये अरेंजमेंट में अगर ये स्टिक को यहाँ से छोड़ देंगे तो ये चलने लगेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये नहीं चलेगा, लेकिन ये चलने लगेगा। हाँ, ये स्क्रीन छोटा हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके चलते ही जहां था वही रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू दी लिक्विड सरफेस। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से इसको देख लो। ये कोई एक मूवेबल वायर था, इसको जब हम यहाँ तक खींच दिए और छोड़ दिए, ये फ्री सरफेस कंट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है। कितना फोर्स में ये आप खींचेगा इसको वापस? ऊपर वाला फ्री सरफेस TL में, पीछे वाला फ्री सरफेस भी TL में, तो ये वापस आने लगेगा ड्यू टू ए नेट फोर्स 2TL। अब इसका मास कितना है उसके हिसाब से उसका एक्सीलरेशन होगा। इफ इट इज ए वेरी लाइट स्टिक, फटाक से आ जाएगा। इफ इट इज ए बिट मासिव थ्रेड, तो धीरे धीरे आएगा फोर्स, लेकिन वही होगा 2TL। ठीक है, तो सरफेस टेंशन वाले फोर्स को हम लोग अभी समझ गए। ठीक है, दूसरा हुआ एवरी फ्री सरफेस विल ट्राई टू कंट्रैक्ट। एवरी फ्री सरफेस विल ट्राई टू कंट्रैक्ट। ठीक है, तो अब बेहतर समझने के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करवाना चाहता हूं ताकि आप लोग कर लो। छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सपोज हम कहेंगे हियर इज ए कंटेनर ऑफ ए लिक्विड। यहाँ पर कुछ लिक्विड है, मैं इस लिक्विड में एक नीडल को डुबाता हूँ, एक थिन स्टिक को इसके अंदर डुबाता हूँ। जब कोई थिन स्टिक को इसके अंदर डुबाऊंगा, डुबाने से और डुबाने के बाद अगर मैं वो थिन स्टिक को हॉरिजॉन्टल रखते हुए बाहर निकालूंगा, पानी में डूब गया था, ये मेरा स्टिक है, इसको हॉरिजॉन्टल रखते हुए, अगर हॉरिजॉन्टल रखते हुए मैं इसको ऊपर उठाने की कोशिश करूंगा, आप देखोगे इसके साथ लग के, मान लो कि स्टिक ऐसा है, स्टिक ऐसा है, स्टिक को मैं यहाँ तक उठा दिया। अभी आप देखोगे लिक्विड तो कंटेनर में है, लेकिन इसके साथ लिक्विड अटैच होके कुछ हाइट तक चढ़ेगा। आप अपनी उंगली को पानी में डालोगे, जैसे बाहर निकालोगे, आपके साथ साथ पानी भी ऊपर उठने लगेगा, एबोव द फ्री सरफेस। वैसे ही ये स्टिक को डाले, ऊपर उठाए, तो आप देखोगे ये स्टिक ऊपर उठ रहा है ना, ये स्टिक ऊपर उठ रहा है। सपोज लेंथ L है। थोड़ा इसको इस ढंग से इधर से समझते हैं कि सपोज दिस वाज द कंटेनर ऑफ लिक्विड। अब मैं थोड़ा इधर से देख रहा हूँ, इधर से देखूंगा तो कैसे दिखेगा कि मैं स्टिक को ऊपर उठा चुका हूँ और उसके साथ अटैच होके कुछ लिक्विड ऊपर उठ चुका है। स्टिक का लेंथ कितना है? L है। अब ये लिक्विड को अगर, ये स्टिक को अगर यहाँ से छोड़ दोगे, ये नीचे आएगा, नॉट बिकॉज ऑफ ओनली वेट, वेट के साथ साथ ये फ्री सरफेस भी तो उसको खींच रहे हैं, ये फ्री सरफेस भी खींच रहा है, उसके चलते भी नीचे आएगा और वेट के चलते भी नीचे आएगा। ए थीन needle of length L was dipped into a liquid of surface tension T, keeping the needle horizontal, it was slowly moved out of liquid. Find
what force the liquid pulls it down। जैसे हम इसको बाहर निकाले, लिक्विड इसको वापस खींचने लगा है। कितना फोर्स में वापस खींच रहा है, कितना फोर्स में वापस खींच रहा है, कितना फोर्स में, F इज इक्वल टू TL। ये फॉर्मूला को थोड़ा गौर करो, समझो क्या है फोर्स, क्या है फोर्स ऑन ईच फोर्स अप्लाइड बाय एवरी फ्री सरफेस। तो जैसे आप इसको उठाए तो आप देखोगे दो फ्री सरफेस है, इधर वाला एक फ्री सरफेस है, इधर वाला एक फ्री सरफेस है। देयर आर टू फ्री सरफेसेस, ईच फ्री सरफेस विल ट्राई टू पुल इट डाउन। ये इसको नीचे खींचेगा, ये भी नीचे खींचेगा। ये वाला फ्री सरफेस इसको कितने जोर से नीचे खींचेगा, L लेंथ है ना, कितने जोर से खींचेगा TL। तो यहाँ पर दो फ्री सरफेस है, इधर वाला फ्री सरफेस भी खींचेगा TL में, इधर वाला भी खींचेगा TL में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी 2TL। देखो कितना लंबा क्वेश्चन, कितना छोटा आंसर। आंसर को आप एक्सप्लेन करके नहीं लिखोगे, ऐसे लिखोगे। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन में एज टू फ्री सरफेसेस आर डेवलप्ड, so net force will be 2TL। हर एक फ्री सरफेस खींचेगा TL फोर्स में, तो 2TL में वो नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसीलिए वो सारा इंसेक्ट्स जिनका बॉडी पे लिक्विड का आधेसिव फोर्स ज्यादा होता है और वो एक बार बैठ गए तो उनके पांव पे लिक्विड चिपक जाता है, वो फिर से उड़ नहीं पाते हैं क्योंकि सरफेस टेंशन के चलते पकड़ में आ जाते हैं, वहां से निकल के नहीं जा पाते हैं वो, ठीक है। वो सारा इंसेक्ट जिनके साथ आधेसिव फोर्स स्ट्रांग नहीं है, लिक्विड चिपकता ही नहीं है, क्योंकि इसके साथ चिपक के कुछ लिक्विड यहाँ पर आ गए ना, वही लिक्विड को खींच रहा है कौन, दूसरे लिक्विड बाय कोहेसिव फोर्स। अगर ये लिक्विड इसके साथ चिपके नहीं होते, कोई ग्लास रॉड को पानी में डुबाओगे या मरकरी में डुबाओगे, निकालोगे तो देखोगे उसमें कुछ भी लिक्विड नहीं चिपका है, उसको तो ऐसा फिल्म नहीं बनेगा। लेकिन ग्लास रॉड को पानी में डुबाओ, बाहर निकालो, ग्लास एंड वाटर कॉम्बिनेशन में आधेसिव फोर्स ज्यादा होता है तो लिक्विड चिपक जाएंगे इसके साथ, बाहर निकलेंगे, उसको पानी वापस खींचेगा। मरकरी में ग्लास रॉड को डुबाओ, बाहर निकालो, आधेसिव फोर्स कम होते हैं, ऐसा वाला चीज उठ के नहीं जाएगा। जैसे पानी में डुबा के निकालने से उठता है ऊपर, मरकरी में डुबा के निकालेंगे ऐसे नहीं निकलेगा। डिपेंड्स अपॉन द adhesive and cohesive force। By the way, surface tension is a pure property of a liquid. It has nothing to do with the adhesive force. Surface tension is due to the cohesive force between the molecules, so it is purely the nature characteristic property of the liquid। तो हमें अब थोड़ा थोड़ा सरफेस टेंशन वाला फोर्स समझ में आने लगा है, ठीक है। और भी ढेर सारे क्वेश्चन हम इसके ऊपर करेंगे। चलो और एक छोटा सा क्वेश्चन कर ही लेते हैं जो आपके बुक में, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ए लिक्विड हैज सरफेस टेंशन T a thin needle of mass M and length L was gently kept, धीरे से gently kept horizontally on the free surface। अब क्या होगा सोचो, ये कोई लिक्विड का सरफेस था, इस सरफेस पे आप एक नीडल को रखोगे, अब ड्यू टू सरफेस टेंशन ये तो एक पर्दा जैसे काम कर रहा है। सोचो कि यहाँ पर एक स्क्रीन लगा है, यहाँ पर कोई नीडल को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जगह जहां पर नीडल को रखोगे वो थोड़ा सा ऐसे दब जाएगा, ये ऐसे दब जाएगा, नीडल ऐसे आ गया। आई एम शोइंग यू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द नीडल, लेंथ ऐसा है,
तो नीडल ऐसे रह जाएगा, है ना, जहां पर रखेंगे वहां पर दब जाएगा। मच्छर जब इसके ऊपर बैठ जाता है तो वहां पे थोड़ा सा एक छोटा सा एक गड्ढा, एक छोटा सा सैग क्रिएट होता है, तो एक छोटा सा ऐसे डिप्रेशन यहां पर क्रिएट हो गया बिकॉज ऑफ दी नीडल। ठीक है, दी फ्री सरफेस in contact with the needle makes an angle theta with the vertical। तो ये जो फ्री सरफेस है ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल करने लगा, ये फ्री सरफेस है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल करने लगा। फाइंड थीटा, वो थीटा कितना है पूछा है। चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। अब ये नीडल को अगर हम देखेंगे तो इधर का फ्री सरफेस ऐसा है, इधर का फ्री सरफेस ऐसा है। कितना लेंथ का नीडल है, एल लेंथ का नीडल है, तो इधर का फ्री सरफेस खींच रहा होगा विथ ए फोर्स टीएल, इधर का फ्री सरफेस भी खींच रहा होगा विथ ए फोर्स टीएल, और ये एंगल कितना है, थीटा है, और इसका अपना वेट है mg। नाउ नीडल इज एट रेस्ट। अब क्या कहोगे सॉल्यूशन में, क्या कहोगे, एट इक्विलिब्रियम सिग्मा y is equal to 0 implies ऊपर की तरफ क्या फोर्स है, इधर भी थीटा इधर भी थीटा, तो TL cos थीटा TL cos थीटा 2TL cos थीटा is equal to mg cos थीटा is mg by 2TL। थीटा निकालना है, cos इनवर्स ऑफ mg by 2TL कर लोगे, cos इनवर्स ऑफ mg by 2TL कर लोगे। समझ में आया? प्योरली इमेजिन करना पड़ेगा, यू कैन नॉट इजीली विजुअलाइज। अगर थोड़ा माइक्रोस्कोपिक व्यू से विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे समझ में आएगा। जब नीडल रखे जहां पर रखे वहां पर थोड़ा सा दब गया है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो पूछा है थीटा कितना है, निकालो। हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम कर दिए नीडल का और उसमें से निकाल दिए कि cos थीटा इज mg by 2TL। समझ में आ गया? ऐसे रहेगा हमारा सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन। देख लो, ऑलरेडी यू आर इन टेंशन, अमेजिंग अनदर सरफेस टेंशन। क्योंकि सरफेस टेंशन आ जाता है इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर में, और कुछ बुक्स में कैजुअली लिख दिए कि इट इज द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, वो गलत है। थोड़ा इसके ऊपर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक बेंट वायर है, दो केस लेता हूँ, ये एक बेंट वायर है। अब इस बेंट वायर में क्या किया, मैं कुछ लिक्विड ले लिया, और इस केस में क्या लिया, मान लो कि मोल्टेन रबर का एक छोटा सा स्क्रीन यहाँ पर बना दिया जो कि दोनों तरफ चिपका हुआ है। ये रबर है, ठीक है, यू कैन इजीली विजुअलाइज, और ये लिक्विड है, ठीक है। अब जब इसको यहाँ पे मूव करवा देंगे, ये रबर वाला खींच के भी एक स्क्रीन बनाएगा, इसको भी खींच के ले लेंगे, इसमें भी एक स्क्रीन बन जाएगा। सो दोनों ही केस में एक थीन स्क्रीन इज प्रोड्यूस्ड। रबर वाला केस में भी एक स्क्रीन बन गया, इस केस में भी एक फिल्म बन गया। दोनों ही केस में इसको छोड़ो, ये वापस आने लगेगा क्योंकि सरफेस टेंशन इसको खींच रहा है। इस केस में भी रबर फिर से कंट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है, दिस इज बिहेविंग एज ए स्क्रीन एंड ऑलवेज ट्राइंग टू कंट्रैक्ट। छोड़ देंगे तो ये भी वापस आएगा, लेकिन देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। रबर वाले केस में अगर आप इसको थोड़ा सा खींचोगे तो एक छोटा सा फोर्स वापस खींचेगा, ज्यादा दूर खींचोगे एक बड़ा सा फोर्स वापस खींचेगा, है ना। और इस केस में अगर आप इसको यहां तक खींचोगे, जितना फोर्स वापस खींच रहा था यहां तक खींचोगे उतना ही फोर्स वापस खींचेगा। मतलब द रिस्टोरिंग फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एरिया। यहाँ पर जितना बड़ा स्क्रीन बनेगा उतना जोर से खींचेगा, यहाँ पर जितना भी बड़ा स्क्रीन बने फोर्स इज सेम। सो दो इट इज ए इलास्टिक लाइक प्रॉपर्टी, इट इज नॉट एन इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है।
एक मिनट थोड़ा। सो कंक्लूजन क्या मिला हमें? रबर के केस में जब हम इसको खींच के लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ देने से वापस आता है। लिक्विड के केस में भी छोड़ देने से वापस आता है, लेकिन रबर के केस में जितने ज्यादा खींचोगे उतने जोर से वापस आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हुक्स लॉ। इट ओबेज हुक्स लॉ। The force with which it is pulling back depends upon the deformation, कितने ज्यादा elongation हुआ है उसके ऊपर, and that is proportional to। but here आप कितने भी खींचो ये वापस constant force नहीं आएगा। यहाँ पर force 2TL है, पास आएगा force वही 2TL है, यहाँ पर भी आएगा 2TL है, constant force is pulling back। तो हम क्या कहेंगे? the magnitude of surface tension force is independent of magnitude of free surface area। ठीक है, whatever may be the free surface area, force per unit length remains same। the force per unit length acting on one side of the free surface remain same irrespective of the size of free surface। so the most important part, surface tension is an elastic like property क्योंकि रिस्टोर कर रहा है, but not an elastic property as it doesn't obey हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रहा है। तो इलास्टिक लाइक प्रॉपर्टी है, बट इट इज नॉट एन इलास्टिक प्रॉपर्टी। ये हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रहा है। हुक्स लॉ क्या कहता है? द फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन। तो इलास्टिक लाइक प्रॉपर्टी होते हुए भी ये इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, नंबर 6, point number 6, in most of the cases it is seen that, I don't say in all cases, most of the cases it is seen that by adding organic impurity, the surface tension of liquid decreases by adding inorganic impurity, surface tension increases। ये दिखाई देता है, अक्सर दिखाई देता है कि अगर कोई ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी यूज, कोई पानी में मान लो हम चीनी मिला दी, चीनी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस,
है ना, ग्लूकोज मिला लिए C6H12O6 से ग्लूकोज मिला लिए, जैसे ऑर्गेनिक इंप्योरिटी मिला देंगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। जो चींटी पानी में चल सकता है वो ग्लूकोज मिला हुआ पानी में चल नहीं सकता, वो डूब जाएगा, क्योंकि वो सरफेस टेंशन कम होने के कारण वो स्क्रीन का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। जो फ्री सरफेस जो स्क्रीन जैसे बिहेव कर रहा था वो वीक पड़ जाएगा, तो उसके ऊपर चींटी चलेगा तो डूब जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई एडिंग ऑर्गेनिक इंप्योरिटी सरफेस टेंशन विल डिक्रीज, भाई एडिंग इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी सरफेस टेंशन विल इंक्रीज। अगर पानी में नमक मिला दोगे सोडियम क्लोराइड तो क्या होगा, सरफेस टेंशन विल इंक्रीज। तो आप क्या कहोगे, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल आप कह सकते हो सरफेस टेंशन ऑफ सी वाटर, क्योंकि उसमें नमक है ना, सरफेस टेंशन ऑफ सी वाटर इज मोर देन दैट ऑफ रिवर वाटर, क्योंकि रिवर वाटर में इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी नहीं है, इसमें नमक है तो सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बहुत ही आसानी से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आज ही कर सकते हो बिना कोई खर्चे के। आप किसी एक टेबल सरफेस को पहले आप बढ़िया से क्लीन करो। बढ़िया से क्लीन करने का मतलब नहीं है कि आप उसमें डिटर्जेंट लगा के क्लीन करो, नॉर्मल वाटर से, प्योर वाटर से सरफेस को साफ कर दिए, ठीक है। चलो आपकी टेबल के टॉप को, सनमाइका वाला टेबल टॉप होगा या ग्लास टेबल टॉप होगा, साफ कर दिए, फिर एक हाफ स्पून वाटर लेके उस सरफेस पे डाल दो। जब हाफ स्पून वाटर लेके डाल दोगे वो वाटर स्पिल आउट नहीं होगा, ऐसे ही थोड़ा सा फैल के रुक जाएगा, रुक गया। नाउ यू टेक ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर लेके यहाँ पे इसके ऊपर रख छोड़ दो। नाउ द पेपर पीस इज नॉट फ्लोटिंग, इट इज रेस्टिंग ऑन दी फ्री सरफेस। समझ में आया क्या? अब आप क्या करोगे, अपनी उंगली में थोड़ा सा, ये रेस्ट में क्यों है बताओ, ये पेपर पीस क्यों रेस्ट में है, क्योंकि इसको चारों तरफ से बराबर फोर्स आ रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो गया, ये बैठा हुआ है। आप क्या करोगे, अभी थोड़ा अपनी उंगली में थोड़ा सा ऑयल लगाओ, ऑयल इज ऑर्गेनिक, सर पे थोड़ा रगड़ दोगे तो ऑयल आ जाएगा, या फिर थोड़ा सा ऑयल हाथ में ले लो, थोड़ा सा एकदम जितना कम हो सके ऑयल वाला केन को, डिब्बा को पकड़ के रख दोगे भी तो हाथ में जितना आ गया उतना काफी है। फिर लेके उसको यहाँ पे टच करो। जब आप यहाँ पे कहीं टच करोगे, व्हाट विल नोटिस, यू विल सी, ये जो स्मॉल पेपर पीस था वो आपके हाथ से दूर भागेगा। आप इसको पास जाने की, छूने की कोशिश करो, ऐसे पास लोगे, जैसे छुओगे भाग जाएगा, जैसे छुओगे भाग जाएगा, और वो भागते ही रहेगा उसके ऊपर। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम ऑयल वाला फिंगर को यहाँ पर टच करवाए तो यहाँ का लिक्विड के साथ थोड़ा सा ऑयल मिक्स हो गया, ऑयल इज ऑर्गेनिक इंप्योरिटी, तो इधर वाला सरफेस टेंशन फोर्स कम हो गया, तो इधर को फोर्स कम हो गया, नेट फोर्स 0 था, कोई बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 था, अब ये सारा फोर्स आ रहे थे, ये नेट फोर्स 0 था, ये 3 फोर्स कम हो गए, तो अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इधर को हो जाएगा, तो क्या होगा, ये खींचा जाएगा इधर, जैसा भी इधर टच करोगे ये भाग जाएगा। आप इसको छू ही नहीं सकते, the moment you try to touch it, it will move away from your finger, है कि नहीं? अगर उसको पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, हाथ को थोड़ा सा सॉल्ट वाटर में डुबाओ, फिर लाके उंगली को यहाँ पर टच करो, वो खुद खींचा जाएगा, क्योंकि ये फोर्सेस बढ़ जाएंगे, वो खींचा जाएगा आपके हाथ के पास। The moment you touch, वो आके आपके हाथ में पहुंच जाएगा। You can make another small experiment. आप किसी छोटे से बर्तन में कोई डॉट ले लो जो कि फ्लोट करेगा, इट में भी सैंड, इट में सॉइल, कुछ भी ले लो, ऐसा डॉट डाल दो कि सब डॉट ऊपर फ्लोट करे, ठीक है। कोई गंदा कपड़ा को इसके ऊपर झाड़ दोगे तो देखोगे उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट पार्टिकल्स बैठ गए। अब लगेगा कि दे आर ऑल फ्लोटिंग, दे आर नॉट फ्लोटिंग, दे आर सो स्मॉल, दे आर रेस्टिंग ऑन दिस। अब अगर थोड़ा सा ऑयल लगा के बीच में छुओगे तो देखोगे सारा डॉट पार्टिकल कोने में भाग जाएंगे, बीच वाला रीजन साफ हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरफेस टेंशन कम हो गया, इधर तो अभी बरकरार है, तो ये तुरंत भाग जाएंगे। यू मस्ट हैव नोटिस्ड,
जब हम कोई बाथरूम में जाके हम टीथ ब्रशिंग कर रहे हैं, दांत आप साफ कर रहे हैं, अपना ब्रशिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा कोलगेट अगर नीचे गिर जाता है, व्हाट यू नोटिस, जिस रीजन पे बाथरूम पे कोलगेट गिर गया वो रीजन ड्राई हो गया, इमीडिएटली द वाटर स्प्रेड्स आउट, दूर भाग जाता है, वो रीजन ड्राई हो जाता है, बिकॉज दैट इज ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। जहां पर गिरा वहीं पर सरफेस टेंशन कम हो गया, दूसरे सरफेस टेंशन के कारण उसको खींच के दूर ले ली और वो दूर भाग गया, वो एरिया ड्राई हो जाता है। दीज आर ऑल इफेक्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन यू मस्ट डिस्कवर इन डे टू डे लाइफ। मैं आपको शुरू में ही बताया था जब सेशन स्टार्ट कर रहा था, start observing everything happening around you and there is explanation and answer for it. As long as it is physics, I am responsible for giving you answer. अगर आप कोई क्वेश्चन पूछे और मैं आंसर नहीं दिया तो I will be giving you chocolate, क्योंकि मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, मैं भी कुछ चीजें डिस्कवर कर पाऊंगा। तो I hope you understand कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी डालने से सरफेस टेंशन घट जाता है, इनऑर्गेनिक डालने से सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। अब देखोगे बरसात के दिन में क्या करते हैं, जहां पर मैला पानी है, जम्प्ड वाटर है, वहां पर क्या करते हैं लोग जाके केरोसिन स्प्रे करते हैं म्युनिसिपैलिटी वाले। क्या केरोसिन इज ऑर्गेनिक, स्प्रे कर दिए तो वाटर का सरफेस टेंशन कम हो गया। अब क्या होता है, जो मच्छर उछड़ आके इसके ऊपर बैठते हैं, अगर उनको इसमें अंडा देना है, क्या वो उड़ते उड़ते हेलीकॉप्टर की तरह अंडा देते हैं? नहीं, बैठ के इतना से दे रहे होंगे अंडा। अब वो बैठ ही नहीं पाएगा तो अंडा कैसे देगा? तो उसमें कोई जर्म्स फॉर्मेशन होने का, मस्किटोज उसमें अपनी दे कैन नॉट ले एग्स ऑन इट, क्योंकि वो बैठ ही नहीं पाएंगे उसके ऊपर, तो इसलिए केरोसिन स्प्रे करते हैं। इसको नहीं, इसलिए नहीं कि केरोसिन से मस्किटो को एलर्जी है, दूर भाग जाता है, इसलिए क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो जाता है। इट कैन नॉट सिट ऑन इट, इट कैन नॉट ले एग्स, वहां पर मस्किटोज नहीं फैलेंगे। तो मैं बताना ये चाहता था, by adding an organic impurity, surface tension of liquid decreases. By adding inorganic impurity, surface tension increases. These are all very important properties, है ना? तो नंबर 7, by increasing temperature of a liquid, surface tension decreases। ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जब हीट को ऑब्जर्व करते हैं, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और जितने जोर से एक दूसरे को खींच रहे थे उतने जोर से खींच नहीं पाते हैं, क्यों कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो जैसे हम बोले कि अगर हम 10 लोग खड़े हैं और एक दूसरे को खींच के एक स्ट्रॉन्ग चेन बना के खड़े हैं और अभी एक दूसरे को जोर से खींच रहे हैं, ये हाल में खड़े हैं। अभी अगर हर एक आदमी को कहा जाएगा अपनी जगह जंप करो और एक दूसरे को उतनी जोर से खींचो, सब अगर अपनी जगह जंप करने लगेंगे, वो एक दूसरे को खींचेंगे लेकिन उतने जोर नहीं खींचेंगे जितने जोर वो स्टेशनरी खड़े होकर खींच रहे थे। When the surface molecules start perturbing, start doubling, wobbling, start jumping due to absorption of heat energy, तो म्यूचुअल कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो जाता है। कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होने के कारण सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो जाता है। आपको चीजें समझ में आना चाहिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 1, ए thin stick is held in equilibrium with the help of a liquid film as shown। लिक्विड फिल्म as shown, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये है कोई एक वायर, ये वायर में एक लिक्विड फिल्म है और ये स्टिक उसके ऊपर रखा हुआ है। तो ये लिक्विड फिल्म इस स्टिक को पकड़ के रखा है, ये स्टिक को पकड़ के रखा है क्योंकि ऊपर खींच रहा है, ये लिक्विड इसको ऊपर खींच रहा है, उसका वेट नीचे खींच रहा है और ये रेस्ट में। ठीक है, ये दूसरा केस है, ये एक ऐसा शेप का वायर है और यहाँ पर वो स्टिक है
ये स्टिक भी अभी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। स्टिक ए बी तीसरा केस है। ये ऐसा केस है, कोई वायर ऐसा शेप का है, अब ये स्टिक यहाँ पर रेस्ट में है। जस्ट ऑब्जर्व द थ्री केसेस। द स्टिक इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम with the support of a screen that you call as the free surface, which is providing necessary surface tension force so as to counterbalance its weight. तीनों केस में सरफेस टेंशन फोर्स आ रहा है, वेट नीचे की तरफ आ रहा है। ये तीनों केस में, केस 1, केस 2, केस 3, तीनों केस में ए बी इज एट रेस्ट। All the three cases the stick is in at rest, it is in equilibrium। और क्या है इसमें, ये जो है ये क्या है, ये वायर फ्रेम है। दिस इज व्हाट इज द वायर फ्रेम। ये एक वायर फ्रेम है, ये तो एक रिजिड स्ट्रॉन्ग वायर से बनाया गया है और उसके अंदर लिक्विड रखा हुआ है। और ये तीनों केस में स्टिक इज केप्ट ऑन दिस, स्टिक इज केप्ट ऑन दिस, स्टिक इज केप्ट ऑन दिस, और स्टिक गिर नहीं रहा है क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स इसका वेट को काउंटर कर रहा है। ए थिन स्टिक इज held in equilibrium with the help of a liquid film as shown. Comment. Bit number 1. In which case surface tension force is more on stick? Comment the type of equilibrium associated in each case। हर एक केस में आपको पता करना है व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। कितना सिंपल है। चलिए शुरू हो जाते हैं। आप तो थोड़ा सोच लो, तब तक ये पेन को मैं कुछ पिलाता हूं। इंक ये पिला दिए। अब चलिए सोचते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सारा केस में। कहेंगे कि ये सॉल्यूशन देखेंगे। आप कोई भी केस ले लो, एक इक्विलिब्रियम, ये जो स्टिक है इसके ऊपर एक वेट आ रहा है नीचे की तरफ और ये सरफेस टेंशन फोर्स आ रहा है। इक्विलिब्रियम में है मतलब सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू mg। सो बिट नंबर 1 में क्या आंसर हो गया, इन ईच केस सरफेस टेंशन फोर्स इज सेम, क्योंकि वेट को बैलेंस करा ना। ओहो, तो यहाँ पर जितना जोर से खींच रहा है यहाँ पर भी उतनी जोर से खींच रहा होगा, नहीं तो ये mg तो बैलेंस करके रखा है, मस्ट बी सेम। बिट नंबर 2, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे पता करते हैं, इन टर्म्स ऑफ 2 थिंग्स, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, अदर इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। अगर कोई बॉडी को थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करेंगे और वो अगर अपना पोजीशन में वापस आ जाएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अपना पोजीशन छोड़ के भाग जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ना भागेगा ना वापस आएगा, जहां छोड़ेंगे वहीं रुक जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नाउ यू ऑब्जर्व दिस थ्री केसेस। अगर ये स्टिक को थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे लेते हैं, थोड़ा नीचे लेते हैं तो क्या हो गया, ये तो पैरेलल दिख रहा है ना दोनों, तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है, T into लेंथ ऑफ द स्टिक इन कांटेक्ट विद द फ्री सरफेस रिमेन सेम। तो इसको थोड़ा नीचे लाने से भी सरफेस टेंशन फोर्स बराबर रहेगा।
mg बराबर रहेगा, मतलब इसको यहां से यहां पर ले आओ, जितना सरफेस टेंशन फोर्स था वही रहा, because it is not a elastic property, it is elastic like property. Surface tension force depends only on the length of contact. तो वो लेंथ ऑफ कंटैक्ट बराबर रहने के कारण सरफेस टेंशन बराबर रहेगा, वेट बराबर रहेगा। यहां से खींच के यहां पे छोड़ देंगे, यहां पे रुक जाएगा। तो केस 1 क्या हो गया, केस 1 जहां छोड़े वही रुक गया, हम कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। केस 1 हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। गो फॉर केस 2। केस 2 में चलो इसको थोड़ा नीचे लाते हैं। अब देखो लिक्विड फिल्म बनेगा इसके अंदर, और पहले तो इतना ही लेंथ कांटेक्ट में था, अब जब वो यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा ज्यादा लेंथ कांटेक्ट में आ गया कि नहीं आ गया, अब सरफेस टेंशन फोर्स बढ़ जाएगा तो खींच लेगा ऊपर, क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स ये फोर्स mg के बराबर था। अब ज्यादा लेंथ कांटेक्ट में आने से सरफेस टेंशन फोर्स ज्यादा हो गया, जो mg से ज्यादा हो गया, खींच के वापस ले लेगा। ऊपर ले लो, सरफेस टेंशन फोर्स घट जाएगा, mg ज्यादा हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा। तो ऊपर डिस्प्लेस करो या नीचे डिस्प्लेस करो, छोड़ने से वो वापस उसी जगह पे वापस आ जाएगा। दैट मींस केस 2 करेस्पॉन्ड्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो देखते हैं इसके केस में। इसके केस में थोड़ा ऊपर लेंगे, सरफेस टेंशन फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? अरे ज्यादा लेंथ कांटेक्ट में आ जाएगा, सरफेस टेंशन फोर्स बढ़ जाएगा, mg को काउंटर करके खींच के ऊपर ले लेगा। नहीं तो थोड़ा ऊपर किए, पूरा ऊपर भाग जाएगा। थोड़ा नीचे किए, सरफेस टेंशन फोर्स घट जाएगा, mg तो जो था वही था, पहले mg सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर था, थोड़ा नीचे लाने से इफेक्टिव लेंथ जो फिल्म के साथ कांटेक्ट में वो घट गया, सरफेस टेंशन फोर्स घट गया तो mg हावी हो जाएगा और वो खींच लेगा नीचे। थोड़ा ऊपर लो, ऊपर भाग जाएगा, थोड़ा नीचे लो, नीचे भाग जाएगा। तो आप क्या कहोगे, केस 3 में इट इज कमिंग आउट टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। So this way you could see the type of equilibrium associated with the stick. Keeping in mind that the surface tension force is depending upon the length of contact. F is equal to TL. समझ में आ गया क्या?